हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग फिज़िक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं सबसे पहले वो समझना पड़ेगा, देन उसके लिए हमको टाइम पीरियड और इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो आप कि मान लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास में रिजिड सपोर्ट है जिससे कि एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और इस स्ट्रिंग से हमने एक मास को सस्पेंड कर दिया, इस मास को लटका दिया। ठीक है, ये मास कितना है तो स्मॉल m है मान लिए। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है तो स्मॉल l है और यहाँ पर ये इसको हम लोग सपोर्ट या सस्पेंशन इस तरह से नाम देंगे। क्लियर? अगर मैं इस पेंडुलम को इसके एम्पलीट्यूड तक, इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले जाता हूँ और वहाँ जाके इसको रिलीज़ कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? मान लेते हैं कि हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिए, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है x डिस्प्लेसमेंट, और ये मास हमारा कुछ यहाँ पे पहुँच गया। यहीं इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है a। क्लियर? अब अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, तो क्या होगा? ये पेंडुलम हमारा इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, यानी ये जो हमारा मास है वो इधर भी आ सकता। ठीक है ना, इस तरह से ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। एक चीज़ क्लियर कर लो कि जब मास को हमने यहाँ पे लेके गए थे और यहाँ से रिलीज़ किए थे, तो मास का यहाँ से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना, इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि इस सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना होगा या इसका फॉर्मूला क्या होगा। बात समझ में आई ना? वन ऑसिलेशन यानी क्या? पहले एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और वापस पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे आना, इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। क्लियर? तो अब हम लोग टाइम पीरियड के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे जो हमको डायग्राम में नज़र आ रहा उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि स्मॉल l यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम। ठीक है, देन इसके बाद में s क्या है? यहाँ पे सपोर्ट है। s जो है वो क्या है? सपोर्ट है, या इसी को बोला जा सकता है सस्पेंशन है। ठीक है, सपोर्ट। देन अब देखो क्या होगा कि ये जब हमारा ये जो मास है जब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी एक सिचुएशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो मास है ये लास्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इस पोजीशन के ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही वो हमको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे ही मास रहेगा तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप मास कंसिडर करते हैं, मास बांध देते हैं, तो उस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स रहेगा जिसको हम लोग टेंशन बोलेंगे। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है? एक है टेंशन, जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा? टूवर्ड द रिजिड सपोर्ट। क्लियर? इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वायर के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। किसकी वजह से? इस मास की वजह से। तो ये जो टेंशन रहेगा हमेशा किधर रहेगा? टूवर्ड द सपोर्ट, जिधर ये बंधा हुआ है उसकी तरफ। क्लियर? अब एक और फोर्स है जो कि इसका खुद का वेट है, इस मास का खुद का वेट है, जिसको हम लोग mg बोलेंगे। क्लियर? तो mg किधर रहेगा? हमेशा टूवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो ये जो mg है, अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ, डायग्राम अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझो यहाँ पे टेंशन इस तरह से था, यहाँ पे बॉब बना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा था। अब जब हमारा ऑसिलेशन इस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये मास, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स है? टेंशन आपने बोले ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है अपने पास में? mg। अब देखो अगर इस mg को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ तो मुझे दो कंपोनेंट क्या मिलेंगे? एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे? देखो समझो इसको कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस तरह से आगे कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा था? थीटा। बात समझ आ रही ना? इसी स्ट्रिंग को आगे बढ़ाए तो ये थीटा। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हैं तो जिधर थीटा रहता है उधर कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा। तो इधर आ जाएंगे अपने पास में mg कॉस थीटा, और इधर मतलब इससे परपेंडिकुलर, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा इधर आ गया और mg साइन थीटा इधर आ गया। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम में मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर क्या आएगा? mg कॉस थीटा और इधर क्या आएगा?
अलॉन्ग द स्ट्रिंग mg साइन थीटा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन कौन सी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टी क्या है, टेंशन है, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, टूवर्ड द सपोर्ट। क्लियर। देन इसके बाद mg है हमारे पास, mg क्या है, वेट, वेट किधर रहेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके। देन इसके बाद देखो कि mg को हमने रिजॉल्व किए हैं दो कंपोनेंट के अंदर, तो इसके दो कंपोनेंट कौन से, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे mg cos थीटा अलॉन्ग स्ट्रिंग, अलॉन्ग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के साथ रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद में है mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये किसके बाद किधर है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टूवर्ड द मीन पोजीशन, ये हमेशा किधर रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टूवर्ड मीन पोजीशन, टूवर्ड मीन पोजीशन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने डायग्राम से लिखी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। देन अब देखो क्या करना है, इसके बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करे उसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेंशन है जो कि वायर के अंदर है, जो स्ट्रिंग के अंदर है, वो कैंसल कर देता है mg cos थीटा को, क्योंकि mg cos थीटा जो है वो स्ट्रिंग में नीचे की तरफ है और टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। फिर हमारे पास कौन सा फोर्स बचा, हमारे पास सिर्फ mg sin थीटा है जो कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है जो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और वो फोर्स हमेशा ट्राई करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इसको मीन पोजीशन पे लाएगा, मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर mg sin थीटा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, और वो कौन है, वो है mg sin थीटा, mg sin थीटा। मैं यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज़ करूँगा क्योंकि आपको पता है निगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और रीस्टोरिंग फोर्स ये अपोजिटली डायरेक्टेड है। देखो जैसे यहाँ पे थीटा को हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता है, बात समझ में आ रही, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट। राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो लेफ्ट साइड में फोर्स, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो राइट साइड में फोर्स, इसलिए यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा कंसिडर कर सकते हैं। तब हमारा जो इक्वेशन रहेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा, f इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल। तो थीटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला रहता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आर्क कितना है, देखो थीटा कहाँ पर है, ये है थीटा, इसका आर्क कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड को हमने क्या बोले थे, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड कितना है, एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स अपॉन रेडियस, कितना है इसका, जितना इस वायर का लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे स्मॉल एल ले लेते हैं, मतलब हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया है एक्स अपॉन एल, इसको बोलेंगे हम लोग नंबर 3। अगर हम इस थर्ड वैल्यू को, मतलब इस थीटा के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमको इक्वेशन मिलता है f इज इक्वल टू माइनस एम जी, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, x अपॉन एल। क्लियर। एक्सेलरेशन किसके बराबर रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। क्लियर। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 4 को जैसे ही पुट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, समझना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना है, माइनस
mg इन ब्रैकेट x अपॉन l, देन अपॉन में कितना है, फोर्स के बाद में मास है मतलब स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m गेट कैंसल, और जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा अपने को कुछ इस तरह से मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे g इन ब्रैकेट x अपॉन l। क्लियर। अब देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रीअरेंज कर देंगे, a इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब क्या करना है, देखो एक कॉन्सेप्ट हमने और इससे पहले पढ़े हैं स्प्रिंग मास सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर, आप चाहे तो देख सकते हैं। वहाँ पे क्या पढ़े थे हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम करता है, ठीक है, या सिंपल एसएचएम करता है, तब वहाँ पर हम लोग ने 3 वैल्यू फाइंड किए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर एसएचएम। तो उस सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमको मिला था वो कुछ इस तरह से था, सिंस a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कहाँ पे मिला अपने को, तो आप इसको कर लेना कि ये SHM से हमको मिला, SHM वाले लेक्चर के अंदर से। अब अगर हम लोग दोनों को इक्वेट करें, इसको मैं बोल दूँगा इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन 6 और 7 को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, वेयर एक्स एक्स गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल। तो इक्वेशन क्या मिला अपने को, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल। क्लियर। तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं डायग्राम को मिटाऊंगा, इसके आगे का पोर्शन इसके आगे करेंगे हम लोग। देन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको सिर्फ ओमेगा का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, और ये रहा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो ओमेगा अगर हम फाइंड कर चुके तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन क्या होता है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का जो जनरल इक्वेशन होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट g अपॉन एल। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पाई इन ब्रैकेट, मतलब आगे इसके आगे लिखेंगे अंडर रूट, और ये जो टर्म है अगर 2 पाई के साथ में अभी डिवाइडेशन में है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाता। तो इन्वर्स क्या मिलेंगे अपने को, L अपॉन जी, यानी टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या मिल गया अपने को, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये रहा अपने पास में टाइम पीरियड। इसी तरह से अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, दूसरा टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है अपने पास में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मतलब आपको क्या करना है, टाइम पीरियड के 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना है, मतलब 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और ये जो अंडर रूट वाली टर्म है इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो वापस इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब अंडर रूट जी अपॉन एल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न कीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।